क्या आपने नोटिस किया कि बजट 2026 में मेक इन इंडिया को लेकर गवर्नमेंट का स्टांस कितना अग्रेसिव हो गया है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक स्पेस में। ये पुश इसलिए अग्रेसिव लगता है क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का आउटले अप्रैल 2025 के 22,900 करोड़ से बढ़ाकर सीधा 40,000 करोड़ कर दिया है। अब आप पूछेंगे कि इन्वेस्टमेंट्स तो ठीक हैं, पर आखिर ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम सिंपल शब्दों में है क्या और इसका फायदा किसको होगा? इसे ऐसे समझिए, जब कोई कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स के क्रिटिकल पार्ट्स जैसे कि मल्टी लेयर पीसीबीज यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, साथ ही कैमरा मॉड्यूल्स या कनेक्टर्स इंडिया में ही बनाएगी, तो गवर्नमेंट उन्हें कैपेक्स और टर्नओवर के बेसिस पे कैश इंसेंटिव्स देगी। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट एंगल ये है कि ये ग्रोथ ट्रेजेक्टरी सिर्फ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स तक लिमिटेड नहीं है, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 भी फॉर्मली रोल आउट कर दिया है। यूनियन बजट 2026-27 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 के लिए 1,000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। दिसंबर 25 तक 10 ISM प्रोजेक्ट्स जो लगभग 1.6 लाख करोड़ के हैं 6 स्टेट्स में अप्रूव हो चुके हैं। साथ ही इंडिया का सेमीकंडक्टर मार्केट 2030 तक 100 से 110 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचने का एस्टिमेट है। इन सब इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ये क्लियर होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में पॉलिसी लेवल पुश मिल रहा है। अब चलिए डिस्कस करते हैं 3 ऐसी कंपनीज जो इस स्कीम से पोटेंशियली बेनिफिट कर सकती हैं। वैसे अगर आप कमोडिटीज ट्रेडिंग को डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमारा चैनल कमोडिटीज विद ग्रो जरूर चेक कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सीधे अपने वीडियो पे आते हैं। हमारी पहली कंपनी है एम्बर एंटरप्राइजेस। पिछले 3 सालों में कंपनी की सेल्स CAGR 33% और प्रॉफिट CAGR 30% रहा है। कंपनी के मेजरली 3 बिजनेस सेगमेंट्स हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेलवे सबसिस्टम्स एंड मोबिलिटी। कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट में कंपनी लीडिंग AC ब्रांड्स को क्रिटिकल कंपोनेंट सप्लाई करती है, जिसमें लगभग 70% पार्ट्स इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में प्रोड्यूस किए जाते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन डाइवर्सिफिकेशन का एक अच्छा एग्जांपल है। इसमें कंपनी स्मार्ट वॉचेस, ऑटोमोटिव, टेलीकॉम और एरोस्पेस एंड डिफेंस जैसे हाई ग्रोथ सेक्टर्स के लिए बेयर PCBs यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स और बॉक्स बिल्ड सॉल्यूशन सप्लाई करते हैं। कंपनी रेलवे डिवीजन के थ्रू HVAC, ऑटोमेटेड डोर्स और ब्रेकिंग सिस्टम्स जैसे क्रिटिकल सब सिस्टम्स प्रोवाइड करती है। Q3 तक कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट का रेवेन्यू शेयर 67% था, इलेक्ट्रॉनिक्स का 28% और रेलवेज 5%। यहाँ एक क्लियर शिफ्ट दिखता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का शेयर धीरे धीरे कम हो रहा है, जबकि इमर्जिंग इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन स्टेडली बढ़ रहा है। कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन में अग्रेसिव एक्सपेंशन करते हुए कई एक्विजिशंस किए हैं। कंपनी को नोएडा में 100 एकड़ का लैंड अलॉट हुआ है, जिसे वो फ्यूचर कैपेसिटी एक्सपेंशन और मैन्युफैक्चरिंग स्केल अप करने के लिए यूटिलाइज करेंगे। इसके टेक्निकल चार्ट्स पे नजर डालते हैं। 2024 में एक रेंज कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और लगभग 75% का अप मूव देखा गया। इसके बाद स्टॉक फिर से रेंज में कंसोलिडेट हुआ और ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया, लेकिन ये सस्टेन नहीं हो पाया। स्टॉक ने 5400 से 5550 के सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट किया है। अब 8500 के ऊपर ही फ्रेश मोमेंटम बिल्ड हो सकता है, जबकि सपोर्ट ब्रेकडाउन होने पर स्टॉक बेरिश ट्रेंड में शिफ्ट कर सकता है। अब इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं। Q3 में रेवेन्यू 38% बढ़कर 2943 CR रहा, मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के चलते। कंपनी का EBITDA 58% ग्रो हुआ, मार्जिन भी 105 BPS बढ़कर 8.07% पर आ गए। कंपनी ने लगभग 9 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया, जो प्राइमरीली वन टाइम इम्पेयरमेंट चार्ज, लेबर कोड प्रोविजन और हायर टैक्स लायबिलिटी के कारण था। इन एक्सेप्शनल आइटम्स की वजह से बॉटम लाइन पे शॉर्ट टर्म प्रेशर आया, लेकिन ये स्ट्रक्चरल नहीं बल्कि टेम्पररी इम्पैक्ट था। ग्रोथ आउटलुक पे नजर डालते हैं। कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 26 का कैपेक्स लगभग 800 करोड़ है और मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए 1100 से 1200 करोड़ का कैपेक्स गाइडेंस दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस के लिए मैनेजमेंट का टारगेट है कि फाइनेंशियल ईयर 27 तक इस डिवीजन का EBITDA मार्जिन डबल डिजिट में क्रॉस कर जाए। रेलवे सेगमेंट में कंपनी के पास 2600 करोड़ से ज्यादा का स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, जिसके बेसिस पे मैनेजमेंट को अगले 2 सालों में इस डिवीजन का रेवेन्यू डबल होने का कॉन्फिडेंस है। बैलेंस शीट देखते हैं। कंपनी की बोरोइंग्स पिछले कुछ सालों में स्टेडली बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 23 के
1455 सीआर से फर्स्ट हाफ में 2793 सीआर तक पहुंच गई हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.7x से 0.9x की रेंज में है, जो अभी मैनेजेबल लेवल्स पे दिखता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लगभग 2.5x के आसपास है, जो ऑपरेटिंग इनकम से इंटरेस्ट पेमेंट्स कवर करने के लिए मॉडरेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करता है। साथ ही ये भी ध्यान देने लायक है कि ये बोरोइंग्स लार्जली बिजनेस एक्सपेंशन में डिप्लॉय हो रही हैं, जो फिक्स्ड एसेट्स और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में रिफ्लेक्ट होती हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं। कंपनी कंसिस्टेंटली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जनरेट कर रही है, जो लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। रिस्क एंड चैलेंजेस देखें तो कंपनी का पी रेशियो अभी 114x पर ट्रेड कर रहा है और पीईजी रेशियो 3.9x है। करंट मल्टीपल्स थोड़े एक्सपेंसिव लगते हैं और ये इंडिकेट करते हैं कि सेल्स ग्रोथ में स्लो डाउन या मार्जिन्स पे प्रेशर आने पर पी मल्टीपल्स में डी रेटिंग का रिस्क हो सकता है। कंपनी एसीज और पीसीबीज के लिए कॉपर, गोल्ड और सीसीएल जैसे रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करती है, जहां रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का लगभग 80% के आसपास है। इन कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ने पर मार्जिन्स पे प्रेशर आ सकता है, क्योंकि कॉस्ट पास थ्रू में तकरीबन 1 से 1.5 क्वार्टर्स का लैग होता है। हमारी दूसरी कंपनी है केन्स टेक्नोलॉजी। पिछले 3 सालों में कंपनी के सेल्स CAGR 57% और प्रॉफिट CAGR 90% रहा है। केन टेक्नोलॉजीज एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनी है, मतलब ये दूसरी बड़ी और ग्लोबल कंपनीज के लिए इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बनाती है। इनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स कार्स, फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल के इक्विपमेंट और एरोस्पेस, डिफेंस और रेलवेज में यूज होते हैं। इनके पास 9000 करोड़ का स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, जो फाइनेंशियल ईयर 25 के रेवेन्यू का 330% है। सेमीकंडक्टर मेगा ट्रेंड को कैप्चर करने के लिए केन्स ने गुजरात के सानंद में अपनी मेगा OSAT यानी कि आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग फैसिलिटी एस्टैब्लिश की है। सिंपल शब्दों में ये प्लांट एडवांस माइक्रोचिप्स की फाइनल पैकेजिंग, असेंबली और टेस्टिंग के काम हैंडल करेगा। इसके टेक्निकल चार्ट्स पे नजर डालें तो स्ट्रॉन्ग रैली के बाद स्टॉक ने दिसंबर 24 में ऑल टाइम हाई बनाया, जिसके बाद शार्प करेक्शन देखा गया। 3840 का लेवल से बाउंस बैक आया और अक्टूबर 25 में पुराने ऑल टाइम हाई को रीटेस्ट किया, लेकिन फिर से करेक्शन देखने को मिला। फिलहाल स्टॉक 3840 सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर ये लेवल सस्टेन नहीं होता तो नीचे 2490 का लेवल नेक्स्ट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अब इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं। क्वार्टर 3 में सेल्स 21% बढ़कर 804 करोड़ रही। इस क्वार्टर में सेल्स ग्रोथ थोड़ी स्लो रही, क्योंकि रेलवेज का एक बड़ा कवच सेफ्टी सिस्टम का ऑर्डर लगभग 300 करोड़ का आगे पोस्टपोन हो गया। एबिटा 26% बढ़कर 119 करोड़ रहा और मार्जिन्स भी 14 से 15% हो गए। ग्रोथ आउटलुक देखें तो मैनेजमेंट का टारगेट है कि फाइनेंशियल ईयर 28 तक टोटल रेवेन्यू $1 बिलियन क्रॉस करे, जिसके हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 28 तक सेल्स CAGR लगभग 60% बनता है। इतनी अग्रेसिव गाइडेंस को इन्वेस्टर्स को क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्लोजली ट्रैक करना चाहिए। कंपनी अपनी सेमीकंडक्टर यूनिट के लिए लगभग 3200 करोड़ और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड डिवीजन के लिए 1400 करोड़ का कैपेक्स गाइडेंस दे रही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट देखें तो पिछले 6 सालों में कंपनी का क्यूमुलेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस लगभग 32 करोड़ रहा, जबकि नेट प्रॉफिट 642 करोड़ था। इस पीरियड का CFO टू नेट प्रॉफिट रेशियो, जो कि ये बताता है कि कंपनी अपने नेट प्रॉफिट का कितना हिस्सा कैश में रिटेन कर पा रही है, ये रेशियो सिर्फ 5% बनता है, जो रिलेटिवली वीक कैश रियलाइजेशन को इंडिकेट करता है। फर्स्ट हाफ में CFO नेगेटिव था, मेनली रिसीवेबल्स के प्रेशर की वजह से। एक और चीज जो इन्वेस्टर्स को पता होनी चाहिए, एक ब्रोकरेज नोट में फाइनेंशियल ईयर 25 डिस्क्लोजर्स के कॉन्टेक्स्ट में केन्स ग्रुप एंटिटीज के बीच रिपोर्टिंग मिसमैचेस पॉइंट आउट किए गए। कंपनी ने इस मिसमैच कंसर्न को डिनाई किया है। दिसंबर 24 क्वार्टर से FIIs और DIIs लगातार स्टेक रिड्यूस कर रहे हैं। दिसंबर 25 क्वार्टर में नोटिसेबल डिक्लाइन देखा गया, जहां FIIs ने अपना स्टेक 10.7% से घटाकर 8.8% किया और DIIs ने 23.6% से कम करके 16% कर दिया। इन्वेस्टर्स को इस ट्रेंड पे जरूर नजर रखनी चाहिए। रिस्क एंड चैलेंजेस देखें तो कंपनी का नेट वर्किंग कैपिटल डेज बढ़ाकर 139 पे पहुंच गया है, जिससे ऑपरेशंस में कैश ब्लॉक हो रहा है। मैनेजमेंट सप्लाई चेन फाइनेंसिंग के थ्रू इसे मार्च 26 तक 85 डेज पर लाने का टारगेट कर रही है। कंपनी के लिए एक कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 22 में टॉप 10 कस्टमर्स ने लगभग 51% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट किया था, जो बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 25 में 67% तक पहुंच गया है। हमारी आखिरी कंपनी है सिरमा SGS टेक्नोलॉजी।
पिछले 3 सालों में कंपनी का सेल CAGR 44% और प्रॉफिट CAGR 28% रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ कंपैरेटिवली लोअर रही क्योंकि इस पीरियड में मार्जिन्स में वॉलेटिलिटी देखी गई। सिरमा SGS भी ग्लोबल ब्रांड्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और प्रोडक्ट्स बनाती है। इनका मेन काम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स असेंबलीज, RFID टैग्स जो फास्ट टैग में यूज होते हैं और पूरे बॉक्स बिल्ड रेडी टू यूज सॉल्यूशंस बनाना है। इनके बनाए प्रोडक्ट्स ऑटोमोटिव, EVs, हेल्थ केयर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल्स और रेलवेज जैसे अलग अलग हाई ग्रोथ सेक्टर्स में यूज होते हैं। कंपनी अब OSAT यानी कि आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग बिजनेस में एंट्री एक्सप्लोर कर रही है, जिसे वो फ्यूचर ग्रोथ एक नए एवेन्यू के रूप में देख रही है। इसके टेक्निकल चार्ट्स पर नजर डालें, स्टॉक के लिए 675 का लेवल काफी समय तक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहा। जुलाई 25 में इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, लेकिन 2 साल की कंसोलिडेशन के बाद एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एक्सपेक्टेड था, लेकिन ये सस्टेन नहीं हो पाया और लगभग 5 महीने में स्टॉक वापस ब्रेकआउट जोन के पास ट्रेड करने लगा। इसका एक रीजन ये हो सकता है कि ब्रेकआउट से पहले रेजिस्टेंस जोन के पास मीनिंगफुल कंसोलिडेशन नहीं हुआ, बल्कि प्राइस ने स्ट्रेट मूव में लेवल क्रॉस किया। अक्सर रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेशन फिर एक ब्रेकआउट ज्यादा सस्टेनेबल मोमेंटम इंडिकेट करता है। अब इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं। क्वार्टर 3 में सेल्स 45% बढ़कर 1264 CR रही। इस ग्रोथ का मेन कारण सभी वर्टिकल्स जैसे कि ऑटो, मेडटेक और इंडस्ट्रियल में लगभग 30% से ज्यादा की तेजी आना रहा। EBITDA 98% बढ़कर 159 CR रहा और मार्जिन्स 9 से 13% हो गए। मार्जिन्स में जबरदस्त इंप्रूवमेंट का मेन रीजन था हाई मार्जिन वाले एक्सपोर्ट और इंडस्ट्रियल हेल्थ केयर बिजनेस का बढ़ना। एज ऑफ क्वार्टर 3 एक्सपोर्ट्स इनकी रेवेन्यू का 26% कंट्रीब्यूट करते हैं। ग्रोथ आउटलुक देखें तो आगे की ग्रोथ को लेकर मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है और उनका टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 27 में उनका रेवेन्यू और EBITDA दोनों 30% के रेट से ग्रो करेंगे। कंपनी अपने बेयर PCB प्रोजेक्ट पे 350 से 400 करोड़ का कैपेक्स कर रही है, जिसका ट्रायल प्रोडक्शन दिसंबर 26 से मार्च 27 के बीच एक्सपेक्टेड है और इस पर 50% स्टेट सब्सिडी मिलेगी। रिस्क एंड चैलेंजेस पे नजर डालते हैं। पिछले 5 सालों में कंपनी का क्यूमुलेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस लगभग 172 CR रहा, जबकि नेट प्रॉफिट 671 CR था। इस पीरियड का CFO टू नेट प्रॉफिट रेशियो 25% बनता है, जो रिलेटिवली वीक कैश रियलाइजेशन को इंडिकेट करता है। और फर्स्ट हाफ में CFO नेगेटिव रहा, मेनली रिसीवेबल्स के प्रेशर की वजह से। एक बड़ा रिस्क सप्लाई चेन और रॉ मटेरियल डिपेंडेंसी का है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट के लिए कंपनी अभी भी चाइना और दूसरे देशों से इंपोर्ट्स पे काफ़ी निर्भर कर रही है। तो एम्बर, केन्स और सिरमा SGS तीनों ही मेक इन इंडिया और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के दम पर बेसिक असेंबली से आगे बढ़कर एडवांस टेक जैसे कि PCBs और सेमीकंडक्टर में भारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पर इन्वेस्टर्स को इनके रॉ मटेरियल के लिए इंपोर्ट्स पे निर्भरता, ऑपरेशंस में वर्किंग कैपिटल का प्रेशर और नए मेगा प्लान्स को टाइम पे एग्जीक्यूट करने के रिस्क को ध्यान में रखना होगा। आपको इनमें से किसका बिजनेस मॉडल सबसे स्ट्रॉन्ग लगा? कमेंट्स में बताइए। आपको याद दिला दें, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। इसे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन या फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल ना समझें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.